Which one of the following is the definition of ultimate tensile strength obtained from a stress strain curve on a metal specimen? Stress value where the stress strain curve transitions from elastic to plastic behavior, maximum load attained divided by the original cross sectional area, maximum load attained divided by the corresponding instantaneous cross sectional area, stress where the specimen fractures. तो यहां जो आपको बोल रहा है कि एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होगी स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्ट में। तो जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्ट करते हैं तो एक्चुअल में हमको लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व मिलता है। हमें जो कर्व मिलता है वो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व मिलता है P एंड डेल्टा L के बीच का। ओके, उसमें ये जो पॉइंट रहता है ना ये अल्टीमेट पॉइंट होता है। ओके, दिस पॉइंट इज द अल्टीमेट पॉइंट। और मैं इस फोर्स को बोल देता हूं P मैक्सिमम। अब यहां से अगर मैं अल्टीमेट पॉइंट का स्ट्रेस निकालना चाहता हूं यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूं तो ये बन जाता है P मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, है ना। और फिर वहां से ही हम लोगों को ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिल जाता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे मिलता है? इस लोड को ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करके, इस डेल्टा एल को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करके। तो यहां अल्टीमेट पॉइंट पे जो आपको P मैक्सिमम मिल रहा है इसी को जब हम एरिया से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको यहां अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल रहा है, राइट। तो डेफिनेशन के हिसाब से अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लोड अटेन्ड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं उसको इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करूंगा तो मेरे को वहां ट्रू स्ट्रेस मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज एक्चुअली इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ओके, so the correct answer will be B. A steel cubic block of side 200 mm is subjected to hydrostatic pressure of 250 megapascal. The elastic modulus is 2 into 10 to the power 5 megapascal and Poisson's ratio is 0.3 for steel. The side of the block is reduced by how many mm? तो यहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है यानी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का क्वेश्चन है। आपको यहां पे किसी भी एक साइड का चेंज इन लेंथ निकालना है ना, मतलब आप किसी भी एक डायरेक्शन का एप्सिलॉन निकाल लो। तो एप्सिलॉन एक्स मैं निकाल लेता हूं। एप्सिलॉन एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई ई। इसको मैं लिख लेता हूं डेल्टा एल बाय एल। अब यहां सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों बराबर हैं, ठीक है। इसको मैं सिग्मा लिख देता हूं। तो यहां से आपको मिल जाएगा सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 न्यू इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। अब वैल्यू रख दीजिए, तो यहां सिग्मा की वैल्यू है 250 मेगा पास्कल, यंग्स मॉड्यूलस है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, न्यू की वैल्यू है 0.3 एंड साइड लेंथ आपको दी हुई है 200 mm। तो यहां से यू विल गेट द चेंज इन साइड। तो ये आ रहा है 0.1 mm। So the answer to this question will be 0.1 mm. Consider the stress strain curve for an ideal elastic plastic strain hardening metal as shown in the figure. Metal was loaded in uniaxial tension starting from O. Upon loading, the stress strain curve passes through initial yield point at P and then strain hardens to point Q where the loading was stopped.
From point Q, the specimen was unloaded to point R, where the stress is 0. If the same specimen is reloaded in tension from point R, the value of stress at which the material yields again is. तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक इलास्टिक प्लास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल, मतलब कि जो बेसिकली कोई भी डक्टाइल मटेरियल है उसका स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है, जिसको हम लोगों ने इनिशियली लोड किया बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट. इनिशियली यील्ड पॉइंट जो था वो पॉइंट पी पर था. ठीक है, इनिशियली जो यील्ड पॉइंट था दैट वाज एट पॉइंट पी. यहां पर अपने को दिया हुआ है दैट इनिशियल यील्ड पॉइंट इज एट पॉइंट पी. उसके बाद हम लोगों ने इसको इसके आगे भी लोड किया पॉइंट क्यू तक. ओके, तो ये मान लीजिए आपका लोडिंग कर्व है. दिस इज द लोडिंग कर्व. लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इसको अनलोड कर दिया. हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इसको अनलोड कर दिया एंड फिर हमने इसको दोबारा से लोड किया. ठीक है, तो जब हमने इसको दोबारा से लोड किया तो इस बार यील्ड पॉइंट कहां पर आएगा? पहले यील्ड पॉइंट था पॉइंट पी पे जब हम इसको इस तरीके से लोड कर रहे थे. फिर हमने अनलोड करने के बाद जब इसको दोबारा से लोड किया तो अब इसका यील्ड पॉइंट कहां होगा? तो सबसे पहली बात, जब हमने इसको यहां से अनलोड किया तो अब हमारा जो यील्ड स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो पॉइंट आर हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ प्लास्टिक स्ट्रेन, कुछ परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा. तो जब हम इसको दोबारा से लोड करेंगे तो इस बार जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि द न्यू यील्ड पॉइंट विल बी दिस पॉइंट. ठीक है, तो नया जो यील्ड पॉइंट होगा वो 210 मेगा पास्कल पे आएगा. ओके, तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 210. ठीक है, इसका जब दोबारा से आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे देन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, अगर आप दोबारा से इसको लोड करेंगे तो आर से स्टार्ट होगा और फिर कुछ ये ऐसा जाएगा, यानी क्यू के करस्पॉन्डिंग यील्डिंग होगी, तो नया यील्ड पॉइंट हो जाएगा 210 मेगापास्कल. तो स्ट्रेन हार्डनिंग को हम यील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए भी यूज करते हैं. उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड लेकर जाओ और फिर अनलोड कर दो, तो उसका यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो अब इंक्रीज हो गया फ्रॉम 180 मेगापास्कल टू 210 मेगापास्कल. A bar is compressed to half of its original length. Magnitude of the true strain produced in the deformed bar is. तो मान लीजिए एक बार है जिसकी लेंथ को हमने L1 से L2 तक चेंज किया है. ओके, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसमें कितना ट्रू स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. लेट्स से इनिशियली द बार वाज लाइक दिस. ठीक है, इसकी लेंथ जो थी दैट वाज L1, एंड फिर हमने इस बार को एक्सपांड कर दिया, कंप्रेस कर दिया, सॉरी, कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. तो इसको हमने कंप्रेस किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है, हमने इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया तो इट इज कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट L2 इज 0.5 टाइम्स ऑफ L1. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ट्रू स्ट्रेन निकालना है. तो ट्रू स्ट्रेन क्या हो जाएगा? ट्रू स्ट्रेन एप्सिलॉन टी विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ L2 बाय L1. ठीक है, नाउ L2 is 0.5 times of L1, so epsilon t will be equal to natural log of 0.5, and natural log of 0.5 is equal to minus 0.69. The answer to this question will be 0.69. आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है,
So the answer will be 0.69. The true stress strain diagram of strain hardening material is shown in figure. First, there is loading up to point A, that is up to a stress of 500 megapascal and strain of 0.5. Then from point A, there is unloading up to point B, that is the stress of 100 megapascal. Given that Young's modulus is 200 gigapascal, the normal strain at point B is. तो आपको यहां एक ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है, ओके और आपको यहां पे दिया हुआ है कि इसको पहले हम लोगों ने लोड किया पॉइंट ए तक, फिर पॉइंट बी तक अनलोड किया. पॉइंट ए का आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों दिया है, पॉइंट बी का सिर्फ स्ट्रेस दिया हुआ है, पॉइंट बी का स्ट्रेन हमें कैलकुलेट करना है. कौन सा वाला स्ट्रेन? नेचुरल स्ट्रेन. अब सबसे पहले तो मैं यहां ये बता दूं, नेचुरल स्ट्रेन यानी कि ट्रू स्ट्रेन, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नेचुरल स्ट्रेन मतलब ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन पूछ रहा है या ट्रू स्ट्रेन पूछ रहा है. तो अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेन पूछता तो हमें यहां से जो भी वैल्यू मिलती उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. लेकिन हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में सिर्फ नेचुरल स्ट्रेन पूछा है, यानी ट्रू स्ट्रेन ही निकालना है. तो आपको यहां पे जो कर्व दिया है ये भी ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही है. तो इस कर्व से जो भी, इस ग्राफ से जो भी वैल्यू मिलेगी आपको सीधे वो यहां आंसर में रख देना है, उसको कन्वर्ट नहीं करना है, ओके. तो अब हम इस ग्राफ को यूज करके निकालेंगे पॉइंट बी का स्ट्रेन कितना है, ओके. अब पॉइंट बी का स्ट्रेन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस है. आपको पता है कि जब अनलोडिंग होती है तो उस अनलोडिंग कर्व का जो स्लोप होता है वो भी यंग्स मॉड्यूलस के बराबर होता है. जब लोडिंग होती है तो ये जो इनिशियल स्ट्रेट लाइन मिलता है इसका स्लोप भी यंग्स मॉड्यूलस के बराबर होता है, और जब अनलोडिंग होती है तो वो अनलोडिंग कर्व का स्लोप भी यंग्स मॉड्यूलस के बराबर होता है. तो हमें पता है कि ए बी का स्लोप जो है वो यंग्स मॉड्यूलस के बराबर होगा, और ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा? ए सी डिवाइडेड बाई बी सी. अब ए सी कितना आएगा? ए सी विल बी इक्वल टू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस इज 500, दिस डिस्टेंस इज 100, तो दिस डिस्टेंस विल बी 500 माइनस 100, 400. और BC कितना होगा? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 0.5 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज एप्सिलॉन बी. तो दिस डिस्टेंस विल बी 0.5 माइनस एप्सिलॉन बी. तो हमारा काम हो जाएगा वहां से. तो लेट्स राइट इट. स्लोप ऑफ अनलोडिंग कर्व AB will be equal to how much? Young's modulus, E. ठीक है, तो E will be equal to, या फिर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, BC by AC will be equal to E. ठीक है, अब BC कितना हो जाएगा? सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, AC by BC will be equal to B. E. अब AC कितना हो जाएगा? ये हाइट कितनी हो जाएगी? 500 माइनस 100. दिस विल बी 500 माइनस 100 एंड BC कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस? 0.5 माइनस एप्सिलॉन B. So this will be 0.5 minus epsilon B. This will be equal to Young's modulus, which is how much? 200 gigapascal. This will be equal to 200 into 10 to the power 3. अब यहां मैंने इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट किया है क्योंकि जो हमने स्ट्रेस लिया है वो भी मेगा पास्कल में है. स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में मेगा पास्कल है तो राइट हैंड साइड में भी मेगा पास्कल होना चाहिए, यूनिट मैच होना चाहिए, है ना. तो अब यहां से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन बी. तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस एप्सिलॉन बी इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10 टू द पावर 3. तो ये 400 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10 टू द पावर 3 ये आ रहा है
0.002। तो एप्सिलॉन बी विल बी इक्वल टू 0.5 माइनस 0.002 यानी कि 0.498। दिस इज द आंसर, 0.498। The true stress versus true strain relationship for a material is given by sigma equal to 1020 epsilon to the power 0.4. This is the power law. The cross-sectional area at the start of a test when the stress and strain values are equal to 0 is 100 mm square. Cross-sectional area at the time of necking is. तो आपको यहां पे एक ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन रिलेशन दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि जब ये टेस्ट चालू हुआ था तो उस टाइम एरिया 100 mm स्क्वायर था, तो जब नेकिंग चालू हो रही होगी उस पॉइंट पे एरिया कितना होगा। अगर मुझे उस पॉइंट का स्ट्रेन पता है तो मैं आपको वहां का एरिया कैलकुलेट करके बता सकता हूं, राइट। तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उस पॉइंट का स्ट्रेन कितना होगा, जब नेकिंग हो रही होगी एट दैट पॉइंट स्ट्रेन कितना होगा। अब ये जो रिलेशन है ये इस फॉर्मेट में रहता है। दिस इज द रिलेशन सिग्मा टी इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन टी होल टू द पावर एन, जहां के को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ कोफिशिएंट और एन को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट। ओके, तो हमें जो रिलेशन दिया हुआ है दैट इज 1020 एप्सिलॉन टी टू द पावर 0.3। तो एन की वैल्यू कितनी है, 0.3 है। ओके, और हमें पता है कि अल्टीमेट पॉइंट पे यानी कि व्हेन नेकिंग बिगिंस, नेकिंग कब चालू होती है, अल्टीमेट पॉइंट पे ही चालू होती है ना। अल्टीमेट पॉइंट से फ्रैक्चर पॉइंट तक नेकिंग होती है। तो जब नेकिंग चालू हुई यानी कि अल्टीमेट पॉइंट पे एप्सिलॉन टी एन के बराबर होता है, यानी कि एप्सिलॉन टी विल बी इक्वल टू 0.3। तो हमें ट्रू स्ट्रेन मिल चुका है एट द टाइम ऑफ नेकिंग। तो अब यहां से वी कैन कैलकुलेट द एरिया एट द टाइम ऑफ नेकिंग। अब वो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। यहां एक ना छोटा सा अजम्पशन हमें लेना पड़ता है, और वो अजम्पशन क्या होता है, assuming that the volume of the specimen remains same। तो अगर वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन सेम रहेगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, वॉल्यूम एट इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम एट द अल्टीमेट पॉइंट, राइट। अब वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ होगा। ठीक है, अब यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, फाइनल लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इक्वल्स टू ओरिजिनल एरिया बाय फाइनल एरिया। ठीक है, अब इस रिलेशन को हम कैसे यूज करने वाले हैं, ट्रू स्ट्रेन एट ultimate point, true strain at ultimate point epsilon t can be written as natural log of length at ultimate point divided by original length, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया एट अल्टीमेट पॉइंट, है ना। ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला यही होता है ना, नेचुरल लॉग ऑफ एल फाइनल बाय एन इनिशियल। तो फाइनल लेंथ मतलब लेंथ एट अल्टीमेट पॉइंट, इनिशियल लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ, और ये
इस रेशियो के बराबर होता है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अज्यूमिंग द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यही अजम्पशन यूज करके हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में रिलेशन भी डिराइव करते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपको वो रिलेशन का डेरिवेशन देखना चाहिए। ठीक है, अब यहां से मैं वैल्यूज रख के कैलकुलेट कर लूंगा व्हाट विल बी द एरिया एट अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा e⁻³ इक्वल्स टू 100 बाय एरिया एट अल्टीमेट पॉइंट। तो यहां से एरिया एट अल्टीमेट पॉइंट आ जाएगा कितना, 100 डिवाइडेड बाय e⁻03 एंड दिस इज 74.08 mm square. So this is the answer, 74.08 mm square. Okay, so sorry, ये 0.4 दिया हुआ है, I made this mistake, ये 0.4 दिया हुआ है, this is 0.4, कोई बात नहीं, this is 0.4. तो ये हो जाएगा 100/e⁻04 यानी कि 67.03 mm square. ओके, तो एरिया एट द अल्टीमेट पॉइंट यानी एट द टाइम ऑफ नेकिंग विल बी 67.03 mm square. A rod of length 20 mm is stretched to make a rod of length 40 mm. Subsequently, it is compressed to make a rod of final length 10 mm. Consider the longitudinal tensile strain as positive and compressive strain as negative. The total true longitudinal strain in the rod is. तो एक रॉड थी जिसकी इनिशियल लेंथ 20 mm थी, पहले हमने इसको एक्सपांड करके एक रॉड बनाई 40 mm की, और फिर हमने इसको कंप्रेस करके एक रॉड बना दी 10 mm की. ओके, length of this rod was initially 20 mm, then it was expanded into a 10 mm rod, and then it was 40 mm rod, and then it was compressed to a 10 mm rod, है ना. तो यही हो रहा है, पहले 20 से 40 किया, फिर 40 से इसको 10 कर दिया. लेट्स से दैट दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. अब आपको बोल रहा है कि ए से लेके सी तक का 2 स्टेप में यहां पे काम हुआ है, ए से बी से सी. तो ए से लेके सी तक का टोटल नेचुरल स्ट्रेन यानी कि ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट करो, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन का ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट करो. ओके, तो ट्रू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन फ्रॉम ए टू सी कैसे निकलेगा? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, नेचुरल लॉग ऑफ ट्रू स्ट्रेन फ्रॉम ए टू बी प्लस ट्रू स्ट्रेन फ्रॉम बी टू सी. ठीक है, अब ट्रू स्ट्रेन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन टी लेंथ एट बी डिवाइडेड बाय लेंथ एट ए. सिमिलरली ट्रू स्ट्रेन फ्रॉम बी टू सी कितना हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ
तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ लेंथ एट सी डिवाइडेड बाय लेंथ एट बी। ट्रू स्ट्रेन क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। तो ए से बी तक का ट्रू स्ट्रेन हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एल बी बाय एल ए, एंड बी से सी तक का हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एल सी बाय एल बी। ठीक है, अब आप अगर इसको जोड़ोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू बी, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एल बी बाय एल ए इंटू एल सी बाय एल बी। अब यहां से एल बी कैंसल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ एल सी बाय एल ए। तो अब आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। यहां मैंने आपको प्रूफ करके ये दिखाया कि जब आप ट्रू स्ट्रेन निकाल रहे हो और आपको ऐसे दो स्टेप्स में कैलकुलेशन करना हो कि ए से बी तक का प्लस बी से सी तक का, तो आपको ये बी को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे ए से सी तक का ट्रू स्ट्रेन निकाल सकते हो। डायरेक्टली रख दो नेचुरल लॉग ऑफ एल सी बाय एल ए, नेचुरल लॉग ऑफ एल सी बाय एल ए। डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके ये दिखाना चाहता था कि ये ऐसा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट ही यही है। नेचुरल स्ट्रेन का फॉर्मूला ही हमने ये अज्यूम करके डिराइव किया है कि एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक का मैं स्ट्रेन निकाल रहा हूं तो मैं सारे पॉइंट्स का स्ट्रेन जोड़ते हुए निकाल रहा हूं। तो ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव ही इस बेसिस पे हुआ है कि ए से लेके सी तक का अगर मैं ट्रू स्ट्रेन निकाल रहा हूं तो वो ट्रू स्ट्रेन डायरेक्टली नहीं निकलता है, ए से लेके बी फिर बी से लेके सी ऐसे निकलता है। इस फॉर्मूले में ही हम लोगों ने ये चीज कर दी है, तो आपको फिर दोबारा वो चीज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ए से लेके सी तक का ट्रू स्ट्रेन निकाल सकते हो। ठीक है, तो एप्सिलॉन टी विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, अब लेंथ एट सी इज 10 एंड लेंथ एट ए इज 20, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.69। So the answer to this question will be B, minus of 0.69. The Poisson's ratio for a perfectly incompressible linear elastic material is. Now, incompressible होने का मतलब क्या होता है? Incompressible यानी जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी जिसका आप वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पतीले में पानी भर दूं, ठीक है, और फिर मैं उस पतीले के ऊपर एग्जैक्टली मतलब जितना उस पतीले का डायामीटर है एग्जैक्टली उस डायामीटर का अगर एक प्लेट रख के उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो। पतीले के अंदर प्लेट घुस चुकी है, उसमें पानी भरा हुआ है, अब आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, प्लेट नीचे जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि पानी कंप्रेस नहीं हो सकता। गैस होती तो ये कंप्रेस हो जाता, राइट। ये आपका पतीला है, इसमें पानी भरा हुआ है और आपने यहां एक प्लेट रखी। अब आप इस प्लेट को नीचे की तरफ पुश करोगे, जाएगा? नहीं जाएगा। गैस होती तो चला जाता, लेकिन पानी है, उसको हम इनकंप्रेसिबल मानते हैं, इसीलिए वो नीचे नहीं जा रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो इनकंप्रेसिबल होने का एक और मतलब यह है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। और वॉल्यूम में चेंज किसका नहीं होता? वॉल्यूम में चेंज उसका नहीं होता जिसका न्यू 0.5 हो। एप्सिलॉन वी का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन वी का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 न्यू डिवाइडेड बाय ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, राइट। फॉर इनकंप्रेसिबल मटीरियल एप्सिलॉन वी मस्ट बी 0, यानी कि न्यू मस्ट बी 0.5। ठीक है, तो न्यू अगर 0.5 हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 होगी, एप्सिलॉन वी 0 होगा, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, यानी इनकंप्रेसिबल मटेरियल होगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0.5। एंड ये कौन सा मटेरियल होता है? रबर होता है। तो इस सवाल को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता था कि फॉर विच मटीरियल पॉइजन्स रेशियो इज 0.5, या फिर विच ऑफ दीज मटीरियल इज परफेक्टली इनकंप्रेसिबल, और अगर आपको रबर ऑप्शन में देता so that would have been the answer.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू इंडेंटेशन. इलास्टिक मॉड्यूलस इज मेजर ऑफ डक्टिलिटी. डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन स्टिफनेस. And total area under the stress strain curve is a measure of resilience. Among the above statements, correct ones are P and Q only, Q and S only, P and R only, R and S only. तो देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू इंडेंटेशन, करेक्ट है. हम लोग हार्डनेस चेक कैसे करते हैं? इंडेंटेशन करके ना. याद होगा आपको कि डायमंड से हम लोग एक इंडेंटेशन करते हैं कि कितना छेद हो रहा है, किस डायमीटर का छेद हो रहा है. तो हार्डनेस का मतलब ये होता है स्क्रैच या इंडेंटेशन से रेजिस्टेंस. जितना ज्यादा हार्ड होगा उसको स्क्रैच करना या उसमें किसी तरीके का छेद करना उसके सरफेस पे उतना मुश्किल होगा. तो हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू इंडेंटेशन. तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है. फिर सेकंड बोल रहा है इलास्टिक मॉड्यूलस इज द मेजर ऑफ डक्टिलिटी. गलत है. डक्टिलिटी यानी कि इसमें मैक्सिमम कितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है ना. मैक्सिमम इसकी कितनी लेंथ चेंज हो सकती है या मैक्सिमम इसका एरिया कितना रिड्यूस हो सकता है. तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ या परसेंटेज चेंज इन एरिया, दैट इज द मेजर ऑफ डक्टिलिटी, नॉट द इलास्टिक मॉड्यूलस. देन थर्ड इज डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन स्टिफनेस. ऑफ कोर्स स्टिफनेस और डिफ्लेक्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना. स्टिफनेस जितनी ज्यादा होगी, जितना स्टिफ होगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा, और स्टिफनेस जितनी कम होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, राइट. लास्ट वन इज टोटल एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अ मेजर ऑफ रेजिलियंस. यस, ऑफ कोर्स, दिस इज रॉन्ग. टोटल एरिया अप टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया अप टू यील्ड पॉइंट इज द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस. अप टू फ्रैक्चर पॉइंट अगर मैं एरिया निकालूंगा देन इट इज मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. तो अगर मैं टोटल एरिया निकाल रहा हूं यानी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, देन इट इज अ मेजर ऑफ टफनेस, नॉट रेजिलियंस. रेजिलियंस मतलब अप टू यील्ड पॉइंट किसका एरिया ज्यादा है. ओके, तो P और R करेक्ट है, Q एंड S जो है वो गलत है. In the engineering stress strain curve for mild steel, the ultimate tensile strength refers to yield stress, proportional limit, maximum stress या fracture stress. तो अगर मैं ट्रू एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं, एंड दिस इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में लेट्स से मैं एल्यूमिनियम के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूं. तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको कहां मिलता है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको मिलता है मैक्सिमम स्ट्रेस वाले पॉइंट पे, राइट. अल्टीमेट पॉइंट इज दिस पॉइंट. तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम स्ट्रेस मिलता है, ठीक है. सो दिस इज द ultimate point and this is the ultimate tensile strength, UTS. Okay, so this is the maximum stress. A hypothetical engineering stress strain curve shown in figure has three straight lines PQ, QR and RS whose coordinates are given. Q is the yield point, R is the ultimate point, S is the fracture point. Toughness of the material is. तो यहां पे आपको एक हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये होगा नहीं. तो ये एक हाइपोथेटिकल कर्व है जिसमें तीन स्ट्रेट लाइंस हैं. ये यील्ड पॉइंट है, ये अल्टीमेट पॉइंट है, ये फ्रैक्चर पॉइंट है. आपको बोल रहा है टफनेस ऑफ द मटेरियल बताओ इन मेगा जूल पर मीटर क्यूब. मेगा जूल मतलब क्या होता है? मेगा जूल होता है मेगा न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है. मतलब मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब मेगा पास्कल. आपको यहां बेसिकली मेगा पास्कल में स्ट्रेस को रखना है और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं होता, ठीक है. तो आपको यहां टफनेस पूछ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस बेसिकली पूछ रहा है. तो आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है. कहां तक निकालना है? अप टू फ्रैक्चर पॉइंट. अप टू यील्ड पॉइंट निकालोगे देन इट विल बी मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस. अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इट विल बी मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. तो आपको बेसिकली इस
कर्व के नीचे का, इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लेना है। आप जब एरिया निकाल रहे होगे तो यूनिट का ध्यान रखना है। आपको यहां मेगा जूल पर मीटर क्यूब बोला गया है। ओके, तो पहले ही मैं बता दूं मेगा जूल पर मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है। अब जूल को मैं न्यूटन पर मीटर भी बोल सकता हूं। ओके, क्योंकि जूल क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन मीटर। तो इट इज ऑल्सो एनर्जी, यानी कि जूल्स। तो न्यूटन मीटर इज जूल्स। अब ये न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब को मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकता हूं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है। तो मेरे भाई आपको यहां मेगा पास्कल में कैलकुलेशन करना है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस को मेगा पास्कल में रखना है। अब स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता, लेकिन यहां आपको परसेंटेज स्ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है ना। और परसेंटेज एप्सिलॉन इज 100 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू परसेंटेज एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां आपको ना वैल्यूज जो है वो परसेंट एप्सिलॉन में दी हुई है ना, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एप्सिलॉन में बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। तो ये सारी वैल्यूज को 100 से डिवाइड करना, ठीक है। अब आप इस एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये बन गया एक ट्रायंगल, ये बन गया एक ट्रेपेजॉइड, ये भी बन गया एक ट्रेपेजॉइड। ओके, तो आपको इन तीनों एरिया को ऐड कर देना है। ओके, लेट मी कॉल दिस एरिया एरिया नंबर 1, दिस इज एरिया नंबर 2, दिस इज एरिया नंबर 3। ओके, तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। अब हमारा फ्रैक्चर पॉइंट क्या है, एस है। मॉड्यूलस ऑफ टफनेस को अगर मैं कैपिटल यू से डिनोट कर दूं, देन इट विल बी इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। ध्यान से देखिएगा, एरिया नंबर 1 इज अ ट्रायंगल जिसका बेस कितना है 0.2% और हाइट कितनी है 100। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 0.2%, यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ठीक है। फिर सेकेंड एरिया इज अ ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना होगा इसका, तो यहां से लेके यहां तक 0.4 होगा ना। देखो यहां से लेके यहां तक 0.6 है, और यहां से लेके यहां तक 0.2 है, तो ये बेस कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 बाय 100 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स का सम कितना होगा 100 प्लस 140 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू, अब ये थर्ड वाला भी ट्रेपेजॉइड ही है, इसका बेस कितना होगा 0.6 से 0.8 तक का बेस कितना होगा 0.2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसकी पैरेलल साइड्स 140 एंड 130। तो नाउ इन तीनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यू। So this is 0.85 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। 0.85 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। The value of true strain produced in compressing a cylinder to half of its original length is
नाउ ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू स्ट्रेन इज नेचुरल लॉग ऑफ लेट्स से L2 बाय L1, और यहां आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L2 इज 0.5 टाइम्स ऑफ L1, है ना, हमने इसको हाफ कर दिया है इसकी लेंथ को, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 L1 बाय L1, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 0.5, एंड नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 इज -0.69। एक मजे की बात है कि ये सेम क्वेश्चन जो है लगभग 3 से 4 बार आ चुका है गेट में, ठीक है, तो ये आंसर जो है वो लगभग रटा जाता है। नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 इज इक्वल टू -0.69। Engineering strain of mild steel sample is recorded as 0.1%. The true strain is, तो यहां हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन के बीच का रिलेशन यूज करना है, विच इज एप्सिलॉन टी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एप्सिलॉन ई। अब देखिए यहां आपको ना परसेंट में स्ट्रेन दिया है, परसेंट स्ट्रेन इज एक्चुअली 100 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, सो एप्सिलॉन इज परसेंट एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो यहां आपको वैल्यू को 100 से डिवाइड करके रखनी पड़ेगी क्योंकि परसेंट में वैल्यू अपने को पता है। तो एप्सिलॉन टी विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से एप्सिलॉन टी आपको मिलेगा कितना? नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus 0.1 divided by 100. So I am getting 9.99 into 10 to the power -4. Okay. अब ये आ गया आपका ट्रू स्ट्रेन, लेकिन अपने को परसेंट ट्रू स्ट्रेन चाहिए, विच विल बी 100 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन टी। तो परसेंट एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू 100 इंटू 9.99 इंटू 10 टू द पावर -4, तो यह आएगा 0.099%। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0.099%। The stress strain curve for mild steel is shown in the figure below. Choose the correct options referring to both figure and table. तो यहां आपको ना कुछ पॉइंट्स दिए हैं PQ, RS, TU, और ये कौन कौन से पॉइंट्स है उनका नाम दिया हुआ है, आपको मैच करना है। ओके, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये P पॉइंट कौन सा पॉइंट है? दिस विल बी द प्रोपोर्शनल लिमिट, राइट। फिर Q पॉइंट कौन सा होगा? प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद आएगा इलास्टिक लिमिट, राइट। तो P3Q4, ओके, P3Q4, तो ये आ गया C आंसर, ठीक है। अब उसके बाद बाकी के भी देख लेते हैं। तो R जो होगा 1, यानी कि अपर यील्ड पॉइंट, यस दिस इज द अपर यील्ड पॉइंट। S इज द लोअर यील्ड पॉइंट, यानी कि S5, यस। देन T इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यस, एंड ये T यहां पे कहीं पे होना चाहिए वैसे। एंड U इज द फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि फेलियर, यस, T2 एंड U6। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। A rod is subjected to uniaxial load within linear elastic limit. When the change in the stress is 200 megapascal, the change in the strain is 0.001. If the Poisson's ratio is 0.3, modulus of rigidity is. तो आपको यहां मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी G निकालना है, न्यू दिया हुआ है। तो अगर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी G निकालना है और न्यू दिया हुआ है और हम E निकाल लें, तो E और G के रिलेशन से हम G कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यंग्स मॉड्यूलस E निकालना पड़ेगा, और यंग्स मॉड्यूलस E निकालने के लिए हमें यहां स्ट्रेस और स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है। तो सीधे हम हुक्स लॉ लगा के E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिग्मा विल बी इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन विद इन इलास्टिक लिमिट, within elastic limit, sigma is equal to E into epsilon, and sigma is 200 megapascal and epsilon is 0.001.
आपको यहां चेंज इन स्ट्रेन बोला है, तो हम मान के चलते हैं कि इनिशियली स्ट्रेन 0 था, तो जहां तक का भी चेंज इन स्ट्रेन है दैट इज द एप्सिलॉन। तो यहां E इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 0.001, तो ये आ रहा है 200 इंटू 1000, यानी कि दिस इज इन मेगा पास्कल, यानी कि 200 गीगा पास्कल। ठीक है, तो हमें यहां गीगा पास्कल में यंग्स मॉड्यूलस मिल चुका है। पॉइजन्स रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है 0.3, तो अब हम G की वैल्यू निकाल सकते हैं। E इक्वल्स टू 2G1 प्लस न्यू। फॉर अ लीनियर इलास्टिक आइसोट्रॉपिक मटीरियल दिस रिलेशन इज वैलिड। तो यहां E की वैल्यू रख दी 200 गीगा पास्कल, न्यू की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 0.3, तो यहां से G की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.3, यानी कि 76.92 गीगा पास्कल। तो दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ दिस मटेरियल, 76.92 गीगा पास्कल। The room temperature stress strain curves of 4 materials P, Q, R and S are shown in the figure. Material that behaves as a perfectly plastic material is. तो यहां आपको 4 अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिए हैं। ये जो कर्व है दिस इज परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, है ना। दिस इज इलास्टिक लिनियरली स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल, दिस इज इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल एंड दिस इज रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। अगर आपको कुछ नहीं बोला है, सिर्फ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल बोला है, तो बाय डिफॉल्ट हम रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल को ही परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल कंसिडर करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। So the answer will be which one? S. In a linearly hardening plastic material, the true stress beyond initial yielding increases linearly with true strain, decreases linearly with true strain, first increases then decreases or remains constant. Strain hardening में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो स्ट्रेन हार्डनिंग में एक्चुअल में कर्व ऐसा जाता है, राइट। लेकिन यहां हम लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग की बात करूं तो अप टू यील्ड पॉइंट ये स्ट्रेट तो रहता ही है, लेकिन स्ट्रेन हार्डनिंग के टाइम पे भी ये स्ट्रेट ही रहता है। दिस इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग, जहां स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट हो जाता है 1, है ना, n की वैल्यू हो जाती है 1। तो यहां आपको कर्व हमेशा इंक्रीजिंग ही मिलता है। तो द आंसर विल बी increases linearly with the true strain. Which one of the following types of stress strain relations best describes the behavior of brittle materials such as ceramics और thermosetting plastics? तो यहां आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन तो इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का है, दूसरा ऑप्शन लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल का है, तीसरा रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक या बाय डिफॉल्ट परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है। तो ये आपका ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल के केस में आपको जो टोटल स्ट्रेन मिलता है फ्रैक्चर तक का बहुत छोटा होता है, आप देख सकते हो, इट्स वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल। ओके, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। The relation between true strain and engineering strain in a uniaxial tension test is given as। तो यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट में इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच में रिलेशन क्या होता है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल नॉट, ओके, विच इज
L फाइनल माइनस L ओरिजिनल बाय L ओरिजिनल। ओके, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं L फाइनल बाय L ओरिजिनल माइनस 1। तो यहां से L फाइनल बाय L ओरिजिनल आ जाता है 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ओके, नाउ ट्रू स्ट्रेन इज नेचुरल लॉग ऑफ L फाइनल बाय L ओरिजिनल। तो यहां से हम जब नेचुरल लॉग ऑफ L फाइनल बाय L ओरिजिनल की वैल्यू रखते हैं विच इज 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, तो हमें मिल जाता है ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। सो ट्रू स्ट्रेन इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि हमेशा आप ये डेरिवेशन नहीं करोगे न्यूमेरिकल के केस में, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। ट्रू स्ट्रेन इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। A metallic rod of 500 mm length and 50 mm diameter, when subjected to a tensile force of 100 kN at the ends, experiences an increase in length by 0.5 mm and reduction in diameter by 0.015 mm. Poisson's ratio of the rod material is, तो यहां आपको Poisson's ratio निकालना है। इनिशियल लेंथ दी हुई है 500 mm, इनिशियल डायमीटर दिया हुआ है 50 mm, चेंज इन लेंथ दिया हुआ है 0.5 एंड चेंज इन डायमीटर दिया है 0.015। तो पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला अपने पास है, पॉइजन्स रेशियो इज मैग्नीट्यूड ऑफ लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो यहां आपको चेंज इन डायमीटर दिया हुआ है 0.015 एंड ओरिजिनल डायमीटर आपको दिया हुआ है 50 mm का, चेंज इन लेंथ दिया है 0.5 एंड ओरिजिनल लेंथ दिया है 500 mm का। तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो and you will get the Poisson's ratio. So the answer will be 0.015 by 50 divided by 0.5 by 500 यानी कि 0.3। The answer to this question will be 0.3. If the Poisson's ratio of an elastic material is 0.4, रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी टू यंग्स मॉड्यूलस इज, तो आपको यहां पे पॉइजन्स रेशियो दिया है और G बाई E निकालना है। तो E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस न्यू, है ना। अब आपको रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग्स मॉड्यूलस यानी G बाई E निकालना है। तो G बाई E विल बी इक्वल टू 1/2 1 प्लस न्यू यानी कि 1/2 1 प्लस 0.4। तो G बाय E विल बी इक्वल टू 1/2.8 यानी कि 0.357। So this is going to be the answer, 0.357. The number of independent elastic constants required to define the stress-strain relationship for an isotropic elastic solid is. तो एक आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए आपको अगर सारे स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स के बीच में रिलेशनशिप लिखना है तो आपको मिनिमम कितने इलास्टिक कांस्टेंट्स चाहिए होते हैं? 2। आपने अगर जनरलाइज हुक्स लॉ पढ़ा है तो जनरलाइज हुक्स लॉ में जब हम सारे सिग्मास और टाउस का एप्सिलॉन्स और गामास के साथ रिलेशन लिखते हैं तो वैसे आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए 3 चाहिए होते हैं, ई, जी और न्यू। लेकिन आइसोट्रॉपिक मटेरियल में अगर ई और जी पता है तो न्यू निकाल सकते हैं, या ई और न्यू पता है तो जी निकाल सकते हैं। तो हमें 2 ही इलास्टिक कांस्टेंट्स चाहिए रहते हैं। हम तीसरा जो है वो
कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेशन यूज करके। ओके, तो जनरलाइज हुक्स लॉ से ये कॉन्सेप्ट बनता है कि जनरलाइज हुक्स लॉ में सारे स्ट्रेसेस का सारे स्ट्रेन्स के साथ जो रिलेशन आता है उसमें कितने इलास्टिक कांस्टेंट्स आते हैं फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो आते 3 हैं, लेकिन उसमें से इंडिपेंडेंट कितने हैं? 2। For a ductile material, toughness is a measure of resistance to scratching, ability to absorb energy up to fracture, ability to absorb energy till elastic limit, resistance to indentation. तो बेटा resistance to indentation या scratching is hardness and ability to absorb energy till elastic limit is resilience. Ability to absorb energy up to fracture is toughness. अब देखो यहां कंफ्यूज मत होना कि कई बार एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एनर्जी अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट लेते हैं रेजिलियंस को, कई बार इलास्टिक लिमिट लेते हैं। देखो इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट बहुत क्लोज होते हैं, तो इसीलिए इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड पॉइंट तीनों बहुत क्लोज होते हैं, इसीलिए हम लोग यील्ड पॉइंट तक को स्ट्रेट लाइन से दिखा देते हैं। तो यील्ड पॉइंट तक का हम लोग ले लेते हैं एरिया अंडर द कर्व। एक्चुअल में तो स्ट्रेट लाइन आपको प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही मिलती है, लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट तीनों बहुत क्लोज होते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन वहां तक गई है। तो कई बार हम इसको प्रोपोर्शनल लिमिट लिख देते हैं, कई बार इलास्टिक लिमिट लिख देते हैं, कई बार यील्ड पॉइंट लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, बट टफनेस मतलब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। A rod of length L and diameter D is subjected to tensile load P. Which one of the following is sufficient to calculate the resulting change in diameter? Young's modulus, shear modulus, Poisson's ratio और both Young's modulus and shear modulus. तो देखिए रॉड जो है, मान लीजिए इस तरीके से उसके ऊपर लोड लग रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनमें से किसका पता होना जरूरी है टू कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज इन डायामीटर। तो आप ध्यान दीजिएगा, लेट्स से दिस इज द लेंथ L एंड दिस इज द डायामीटर D। तो अगर मुझे चेंज इन डायामीटर निकालना है तो मेरे को क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए पॉइजन्स रेशियो, बिकॉज पॉइजन्स रेशियो विल बी डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाय एल, है ना। तो हमारे पास यहां पॉइजन्स रेशियो का होना जरूरी है, लेकिन पॉइजन्स रेशियो तो यहां आपको पता है, बट मान लीजिए अगर आपको पॉइजन्स रेशियो दे दिया जाए तो आपको डी और एल ये भी पता होना चाहिए, साथ में डेल्टा एल भी पता होना चाहिए। अब डेल्टा एल कैसे निकलेगा? तो सिग्मा इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन से सिग्मा को मैं लिख दूंगा P बाय ए, यानी कि P बाय पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है, एंड एप्सिलॉन को मैं लिख दूंगा डेल्टा एल बाय एल। तो भाई यहां डेल्टा एल निकालने के लिए अपने को ई चाहिए, पी पता है, डी पता है, एल पता है, ई चाहिए ना। तो पहले यहां ई रख के हम डेल्टा एल निकालेंगे, उसके बाद डेल्टा एल और न्यू रख के हम डेल्टा डी निकालेंगे। तो हमें पॉइजन्स रेशियो भी चाहिए और यंग्स मॉड्यूलस भी चाहिए। ओके, अब यहां पॉइजन्स रेशियो और यंग्स मॉड्यूलस दोनों साथ में तो सेलेक्ट करने के लिए दिया नहीं है, लेकिन डी में देखो यंग्स मॉड्यूलस एंड शियर मॉड्यूलस दिया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे शियर मॉड्यूलस क्यों चाहिए हमको, तो यंग्स मॉड्यूलस और पॉइजन्स रेशियो चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपको शियर मॉड्यूलस पता है तो आप पॉइजन्स रेशियो निकाल सकते हो ना। अगर आपको शियर मॉड्यूलस पता है देन आप यूज कर सकते हो E इक्वल्स टू 2G 1 प्लस न्यू, और आप E और G रख के न्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको यहां 3 इक्वेशन यूज करनी पड़ जाएंगी, एक ये इक्वेशन यूज करनी पड़ जाएगी, एक ये इक्वेशन यूज करनी पड़ जाएगी, एक ये इक्वेशन यूज करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास E, G और न्यू तीनों वैल्यूज चाहिए, सॉरी E और न्यू पता होना चाहिए, लेकिन न्यू नहीं भी पता है, E और G पता है, तो न्यू आप निकाल सकते हो। ओके, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बोथ यंग्स मॉड्यूलस एंड शियर मॉड्यूलस। अगर बोथ यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस भी लिखा होता तो भी सही होता, क्योंकि अपन E और K यूज करके भी न्यू निकाल सकते हैं।
In terms of Poisson's ratio mu, the ratio of Young's modulus to shear modulus of elastic material is. तो हमें पता है E is equal to 2G 1 plus nu. So E by G is equal to 2 into 1 plus nu, right? The correct answer to this question will be 2 into 1 plus